हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमें सीएचएसएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत सीएचएसएल 2023 के पेपर के जीके जीएस के पोर्शन को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। आज इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंजू भार्गवी वॉन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ऑफ 2019 फॉर विच डांस फॉर्म। मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी कथक। तो मंजू भार्गवी ने 2019 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। आइए देखते हैं कुचिपुड़ी की कुछ बातें। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित नृत्य है। के अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी पर आधारित भामा कलापम की रचना की थी। क्वेश्चन आता है भैया कि भामा कलापम की रचना किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा सिद्धेंद्र योगी ने की थी। इसके अलावा कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमें। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, पद्मा रेड्डी और राधा रेड्डी। आपको याद रखना है एक लाइन में से यामिनी स्वप्न अपर्णा, यामिनी स्वप्न अपर्णा और पद्मा राधा, पद्मा राधा। इस तरह से आपको याद रखना है, 3 बार से बोलना है, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा कथक, कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित था? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित था। अच्छा, कथक के कुछ कलाकार हैं बिरजू महाराज और शोभना नारायण, ये कथक के कलाकार हैं। अच्छा, मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के कुछ कलाकार हैं स्मिता राजन और भारती शिवाजी, मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम के कुछ कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल और मृणालिनी साराभाई। अच्छा, मृणालिनी साराभाई कौन है? मृणालिनी साराभाई हैं विक्रम साराभाई की पत्नी। विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सदर्न इंडिया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन बी नल्लामाला की पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी हिल्स या महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। देखेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में। देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ जो किस पर है? धूपगढ़ जो है वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ किस पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और इसी के पास है एक मैकाले श्रेणी। मैकाले श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। ये इतने बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कुछ पूछो मत। ठीक है, तो नर्मदा सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। क्वेश्चन इनसे दो तरह के बनेंगे भैया कि धूपगढ़ कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और मैकाले श्रेणी की ऊंची चोटी है अमरकंटक। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर है। देखिए, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है और ये है हमारे पास पूर्वी घाट। ये दोनों आकर इस पर आकर मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। याद रखेंगे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा। अच्छा, नीलगिरी के नीचे आ जाती है अन्नामलाई। नीलगिरी के नीचे क्या आती है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। याद रखेंगे इसको, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अच्छा, अन्नामलाई के नीचे क्या आ जाती है? अन्नामलाई के नीचे है कार्डमम। कार्डमम हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? कार्डमम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी है। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। ये सब चीज आपको याद रखनी है भैया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? वर्ष भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1911 या फिर ऑप्शन डी 1927। तो पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था 1923 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद अकबर अली खान इज रिमेम्बर्ड
फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। यानी कि उस्ताद अकबर अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे हैं। ऑप्शन ए तबला वादक, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी सितार या फिर ऑप्शन डी सरोद। तो उस्ताद अकबर अली खान सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक है। आइए देखते हैं तबला वादक कौन कौन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं। जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदई महाराज, ये तबला वादक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा संतूर वादक को देखेंगे तो संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक हैं। सितार वादक को देखते हैं तो सितार वादक हैं रविशंकर, विलायत खान और उमाशंकर मिश्रा, ये सितार वादक हैं। अच्छा, सरोद वादक उस्ताद अकबर अली खान तो है ही है सरोद वादक, इसके अलावा अमजद अली खान भी सरोद वादक है। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। अच्छा, राज राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंदेल, क्या चंदेलों ने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था, या फिर पल्लवों ने बनवाया था, क्या चोल ने बनवाया था, या फिर चालुक्य ने बनवाया था। किसने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था? तो इसका सही जवाब है चोल ने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था। आइए देखते हैं, हम इन चारों वंशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और देखेंगे इन्होंने क्या कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं। देखेंगे चंदेल जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था चंदेल, और चंदेल के संस्थापक थे नन्नुक। याद रखेंगे चंदेल के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। और चंदेल के एक शासक था, चंदेल वंश का एक शासक था यशोवर्मन, और यशोवर्मन ने बनवाया था खजुराहो का विष्णु मंदिर। तो खजुराहो का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था यशोवर्मन ने, जिसको खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा इनके एक और शासक थे, चंदेलों का एक और शासक था धंग, और धंग ने बनवाया था कंदरिया महादेव का मंदिर। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, पल्लव को देखेंगे। पल्लव की राजधानी कांची थी, और पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु, जिसको अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनके एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है महाबलीपुरम में एकशमीय मंदिर। याद रखेंगे महाबलीपुरम में एकशमीय मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है। अब देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है कैलाश मंदिर, सप्त पैगोड़ा का शोर मंदिर, काफी अधिक इंपोर्टेंट है भैया सप्त पैगोड़ा का मंदिर। याद रखेंगे इसे कि सप्त पैगोड़ा का मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। और किस वंश के द्वारा बनवाया गया है? पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया महाबलीपुरम का मंदिर। कौन सा मंदिर? महाबलीपुरम का मंदिर। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, चोल को देखेंगे। चोल की राजधानी तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं। अच्छा, चोल के संस्थापक थे विजयालय, और चोल वंश का एक राजा था राजाराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो बृहदेश्वर मंदिर है ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं, चालुक्य को देखेंगे। चालुक्य के संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य वंश के संस्थापक है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। और इन्हीं के एक शासक हैं विजयादित्य। विजयादित्य ने पट्टदक्कल में विजेश्वर शिव मंदिर बनवाया है। कौन सा बनवाया है? पट्टदक्कल में विजेश्वर शिव मंदिर विजयादित्य ने बनवाया है। इसके अलावा हम देखेंगे इन चालुक्य वंश के एक और शासक हैं विक्रयादित्य। विक्रयादित्य की दो पत्नी थी, पहले थी लोक महादेवी ने पट्टदक्कल में लोकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, जिसको विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा एक थी त्रिलोकी महादेवी ने त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया है। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवारों को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 100। इसने पूछा है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों तक न्यूनतम रोजगार दिया जाता है। बस डायरेक्ट इसे इस तरह से याद रखेंगे भैया, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों तक न्यूनतम रोजगार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 दिनों तक कम से कम रोजगार दिया जाता है। ठीक है, मनरेगा के बारे में देखेंगे। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, लेकिन इसका प्रस्ताव 1991 में पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा रखा गया था मनरेगा का प्रस्ताव। अच्छा, ये इस मनरेगा के तहत ग्रामीण शहर के वयस्क लोगों को न्यूनतम 100 दिन रोजगार देने का वादा करती है। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगार भत्ता दिया जाता है मनरेगा के तहत। अच्छा, इसके अंतर्गत सड़क निर्माण और जल संरक्षण जैसे कार्य कराए जाते हैं मनरेगा के तहत। याद रखेंगे इन चीजों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन सी 251 सेंटीमीटर से ज्यादा, या फिर 25 सेंटीमीटर से कम। तो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में कितनी वार्षिक वर्षा मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 75 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। आइए देखेंगे भारत के वन, भारत में कितने कौन से वन पाए जाते हैं। देखेंगे भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। देहरादून में है भारत में वन अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा सबसे ज्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा वन। और भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हमारे पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय वन के कुछ प्रकार देख लेते हैं जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इनके पत्ते झड़ते नहीं है। अच्छा, इनकी जो वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। इनकी विशेषता होती है ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं, घने होते हैं और उनकी लकड़ियां कठोर होती हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी और आबनूस इसके कुछ उदाहरण हैं। आइए देखेंगे पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। पर्णपाती वन जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ये हम जैसे कि जहाँ हम रहते हैं हमारे मध्य भारत के आसपास इस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। इनमें जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इनका तापमान लगभग, यहाँ जहाँ ये वन पाए जाते हैं वहाँ का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। और इनमें साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है। इनमें साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है। अच्छा, उदाहरण के लिए देखेंगे, इसमें उदाहरण है आम, जामुन, साल, शीशम, सागवान और महुआ, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। आइए देखेंगे पर्णपाती उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, कौन से हैं ये? शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर तक। और ये वन सघन नहीं होते हैं बल्कि विरल, ये सघन न होकर विरल होते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे बेल हो गया, पीपल हो गया, तेंदू, बरगद और खैर, इनके कुछ उदाहरण हैं। आइए देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वन हमने देख लिया। इसके अलावा हम पर्वतीय वन को भी देख लेते हैं। जो पर्वतों पर उगते हैं ये कहाँ उगते हैं? हिमालय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और 4000 मीटर से और ऊपर चले जाएंगे तो हम वहां पर कोई भी वन नहीं पाया जाएगा। और ये वन जो होते हैं वो, इन वनों को कोणधारी वन, शंकुधारी वन और अल्पाइन वन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कोणधारी, शंकुधारी पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष इसलिए पाए जाते हैं यहाँ पर क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। और बर्फ जब पड़ती है तो शंकु होने की वजह से ये बर्फ नीचे गिर जाती है, यहाँ पेड़ पौधों पर रुकती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कोणधारी, शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं पर्वतीय वन पर। अच्छा, मरुस्थलीय वन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, मरुस्थलीय वन जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यह वन राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और इनमें कांटे भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो ये कैक्टस और नागफनी मरुस्थलीय वन के कुछ उदाहरण हैं। दलदली वन को देखेंगे तो दलदली वन ये सदाबहार वन की तरह ही होते हैं। और ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। दलदली वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following schemes या programs is not related to microfinance type of initiative? निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? इसने हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सी चीज माइक्रो फाइनेंस की पहल से संबंधित नहीं है, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित नहीं है वो इसका जवाब देना है। देखते हैं। ऑप्शन ए उज्ज्वला स्कीम, ऑप्शन बी जनधन योजना, ऑप्शन सी जीविका प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इंदिरा क्रांति प्रथम परियोजना।
देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हमें जानना होगा कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। देखिए माइक्रो फाइनेंस जो होता है उसमें कम आय वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था है ये माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है? कम आय वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी कि अब ये माइक्रो फाइनेंस के तहत हम कह सकते हैं ये जहां पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है उन लोगों को ये बैंकिंग सेवा से जोड़ती है, बैंकों से जोड़ने का काम करती है माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, उज्ज्वला स्कीम क्या ये बैंकों से जोड़ने का काम करती है? नहीं। उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या होता है? उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री में सिलेंडर बांटे गए हैं, तो भाई उज्ज्वला स्कीम तो नहीं है। जनधन योजना बैंकों से जोड़ती है। जीविका प्रोजेक्ट बिहार की एक योजना है, ये भी जोड़ती है। और इंदिरा क्रांति प्रथम परियोजना प्रोग्राम जो है ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ये भी वित्तीय संस्था है, एक तरह से मतलब वित्त से जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्ज्वला स्कीम। देखेंगे उज्ज्वला स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को और इसका उद्देश्य था गरीब घर की महिलाओं को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। तो इस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस से संबंधित तो है नहीं है। अच्छा, जनधन योजना को देखेंगे। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 में और इसका उद्देश्य था हर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मतलब हर घर में बैंकिंग सेवाएं। इसकी के तहत जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे जनधन योजना के तहत, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं, जीविका परियोजना। ये बिहार सरकार की पहल है जीविका परियोजना। इसका उद्देश्य है गरीबी कम करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ये जीविका परियोजना का उद्देश्य है। इंदिरा क्रांति पथ परियोजना ये आंध्र प्रदेश की पहल है और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और इसका उद्देश्य रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला किसानों को कृषि तकनीकों, बाजार तक पहुंच और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक करना, ये इंदिरा क्रांति पथ परियोजना के उद्देश्य था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी झारखंड। देखिए बस्तर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? इसमें एक नाम जुड़ा हुआ बस्तर, आपको पता होगा भैया बस्तर कहाँ पर है? बस्तर है भैया छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है कजली उत्सव, कुंभ महोत्सव, इसके अलावा श्रावणी और कालिंजर उत्सव, इसके अलावा मनाया जाता है आयुर्वेद और शाकुंभरी देवी उत्सव और मनाया जाता है बटेश्वर ढाई घाट और नौचंदी मेला। तो ये है, आप इसको याद रखने के लिए आप इसे अपने दिमाग में लिंक बनाइए और ध्यान से समझिए मैं क्या इसे सब बता रहा हूँ आपको। देखिए कजली, कजली नाम की एक लड़की थी। कजली कुंभ के मेले में जाना चाहती थी, ठीक है। कजली कहाँ जाना चाहती थी? कुंभ के मेले में। लेकिन कजली कैसी थी? सांवली थी और काली थी। सांवली से श्रावणी और काली से कालिंजर। कजली कुंभ के मेले में जाना चाहती थी लेकिन वो कैसी थी? सांवली थी और काली थी। इसकी वजह से वो आयुर्वेद के पास गई, ठीक है, आयुर्वेद के पास गई। और आयुर्वेद में डॉक्टर कौन था? शाकुंभरी देवी बैठी थी। कौन बैठी थी? शाकुंभरी देवी। तो आयुर्वेद के शाकुंभरी देवी ने क्या किया? बटकर यानी बटने से बटते हैं ना किसी चीज को, तो बटने से बटकर ढाई घाट की उन्होंने दवा दे दी और ऐसी दवा दी कि वो 9 दिन में चंगी हो गई। कैसी हो गई? 9 दिन में चंगी हो गई। तो ये रही आपको लिंक, दिमाग में बनाइए इस लिंक को और याद रखिए कि कजली नाम की लड़की कुंभ के मेले में जाना चाहती थी, सांवली थी वो और वो काली थी और इसलिए आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गई। आयुर्वेद के डॉक्टर कौन था? शाकुंभरी देवी थी। शाकुंभरी देवी ने बटना से बटकर 2.5 चम्मच या 2.5 घाट की दवाई दे दी और वो 9 दिन में चंगी हो गई। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, हरियाणा को देखिए हरियाणा में है गुग्गा नवमी और गुग्गा पीर और गुग्गा नवामी फेस्टिवल। जहां पर गुग्गा आता है वो हरियाणा है, मैंने पहले भी बताया है। इसके अलावा है गणगौर, सूरज कुंड और पिंजौर। इसकी मैं ट्रिक बताई थी भैया। गण से मतलब होता है समूह, तो समूह के लोगों ने सूरज को पिंजरे में बंद कर दिया और उसको कौन छुड़ाने आए? हरि छुड़ाने आए, भगवान छुड़ाने आए। याद रखेंगे। आगे देखेंगे झारखंड के लिए। देखिए झारखंड में इसे जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आप इसे लिखेंगे और ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए लाइन से याद रखेंगे। भगत टुसु, भगत पर्व और टुसु पर्व झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल सोहराई, एक बार में याद रखेंगे। सरहुल सोहराई, सरहुल सोहराई, सरहुल सोहराई, ये 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। इसके अलावा फगुआ चांडी मुंडा हल, फगुआ चांडी मुंडा हल और इसी के बाद आता धनवनी जितिया। तो ये कुछ ये झारखंड के पर्व हैं। कौन कौन से फिर से देखेंगे। देखो फिर से मेरे साथ साथ बोला करो आप। भगत टुसु, भगत टुसु, भगत टुसु, सरहुल सोहराई, सरहुल सोहराई, सरहुल सोहराई, फगुआ चांडी मुंडा हल, फगुआ चांडी मुंडा हल और धनवनी जितिया, धनवनी जितिया। इसे आप 3-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। अच्छा छत्तीसगढ़ को देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में हरेली, मड़ई, पोला और पोला भोजली, यानी कि इसमें पोला 2 बार लिख गया है, पोला एक ही बार है, पोला और भोजली। और मेघनाथ पर्व और छेरछेरा पर्व, ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले कुछ पर्व हैं। अच्छा, इसको हमने ट्रिक बताइए, इसको हमने लिंक बनाया है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, हरेली, हरेली से हरी, मड़ई से मटर, हरी मटर पोला निकली, हरी मटर कैसे निकली, पोला निकली, ये भोजन के योग्य नहीं है। भोजली से मतलब ये भोजन के योग्य नहीं, समझ लो। हरेली मटर पोला निकली, ये भोजन के योग्य नहीं है। अच्छा, पोला क्यों हो गई थी, पोला इसलिए हो गई थी क्योंकि इस पर मेघ ने, यानी कि बादलों ने छेड़छाड़ कर दी थी। क्या कर दी थी, छेड़छाड़ कर दी थी। तो छेड़छाड़ से छेड़छेड़ा हो गया, मेघ से मेघनाद हो गया, भोजन से भोजली हो गया। याद रखेंगे। तो इसकी एक बार फिर से बता रहा हूँ ट्रिक, हरी मटर पोला निकली, क्यों, और ये भोजन के योग्य नहीं है। ये पोला क्यों होगी, पोला इसलिए हो गई थी क्योंकि मेघनाथ ने इस पर जिससे छेड़छाड़ कर दी, यानी कि बेमौसम बारिश कर दी, उसकी वजह से सारी की सारी मटर कैसी होगी, पोला होगी। तो इसे इस तरह से लिंक बनाइए, अपने दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। यानी कि इसमें से किस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि हम एक अपराध के लिए एक ही सजा दे सकती है कोर्ट, एक अपराध के लिए एक ही सजा दे सकती है, एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दे सकती है। अच्छा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 22। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आर्टिकल 20 में। देखिए, जिसके तहत क्या होता है कि आपको ये कहता है कि आपको एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। तो आर्टिकल 20 ही कहता है आपको एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, और इसने यही हमसे पूछा था। इसके अलावा ये कहता है कि सजा उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जिस समय आपने अपराध किया है। और तीसरा है, इसमें तीसरा पार्ट कहता है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। और यही आर्टिकल 20 ही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा तब तक के कोर्ट उसे अपराधी सिद्ध न कर दे। ये आर्टिकल 20 में ही ये प्रावधान। इसके अलावा आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। और निजता का अधिकार है, यानी कि आपकी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 21 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 में कुछ प्रावधान है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ही कहता है कि आपको बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। और इसका तीसरा पार्ट कहता है कि भैया इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको, और आप पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, यह आर्टिकल 19 कहता है। और आर्टिकल 19 ही कहता है आपको पूरे भारत में कहीं घूम भी सकते हैं, और इसके अलावा आप पूरे भारत में कहीं बस भी सकते हैं। और इसके अलावा छठा पार्ट कहता है कि भैया आप घूमेंगे, बसेंगे, और इसके अलावा व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं वो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 देखिए, ये कहता है कि आपको वारंट दिखाकर ही गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट दिखाकर ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ये आर्टिकल 22 कहता है। और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये आर्टिकल 22 में प्रावधान है। लेकिन 24 घंटे में अवकाश के समय को गिना नहीं जाएगा, यानी कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन 24 घंटों में अवकाश के समय को नहीं गिना जाएगा। और नंबर 3 पे आता है कि अपराधी व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 22 कहता है। इसके अलावा इसको चौथे पार्ट में आता है निवारक निरोध अधिनियम। अच्छा, निवारक निरोध अधिनियम क्या हुआ, ये आपको समझ नहीं आया होगा, ऊपर के 3 समझ में आ गए होंगे। अच्छा, निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है, जैसे कि अगर प्रशासन को लगता है कि आपकी वजह से समाज का माहौल बिगड़ सकता है, तो प्रशासन आपको अधिक से अधिक 3 महीने के लिए बिना कारण बताए गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकती है। तो ये इसे बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम, यानी कि आपको गिरफ्तार किया गया है निवारक किसी चीज का निवारण करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए महालनोबिस समिति, ऑप्शन बी मुंशी समिति, ऑप्शन सी करवे समिति, ऑप्शन डी चक्रवर्ती समिति। देखिए, ग्राम और लघु समिति को
करवे समिति के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं करवे समिति के बारे में थोड़ी सी बातें। करवे समिति की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे ग्राम और लघु उद्योग समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आगे देखेंगे, आगे है हमारे पास महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति की स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे आय के वितरण और जीवन स्तर समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण करके आय के वितरण और जीवन स्तर का आकलन करना इसका उद्देश्य था। एक तरह से हम इसे समझेंगे कि इस समिति का गठन इस वजह से हुआ था कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से कौन लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही थी। इसका आकलन करने के लिए महालनोबिस समिति का गठन किया गया था। आगे देखेंगे चक्रवर्ती समिति। देखेंगे चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती की समिति की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका उद्देश्य था मुद्रा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए सिफारिश करना। आगे है मुंशी समिति। मुंशी समिति की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों की समस्या का अध्ययन करना और उनके विकास के उपाय का सुझाना, उनके विकास के उपाय को सुझाना। तो ये इसका मुंशी समिति का उद्देश्य था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत आता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अच्छा, ये CSIR है, CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। और इस CSIR के पूरे भारत में 38 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी प्रयोगशालाएं? 38 प्रयोगशालाएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a qualitative measure of credit control used by the Reserve Bank of India? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? साख नियंत्रण की गुणात्मक माप क्या है इसमें, ये पूछा है। ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन बी SLR, या फिर ऑप्शन सी मोरल सेशन, या फिर नैतिक दबाव। ऑप्शन ए, इसमें केवल ए सही है, केवल बी सही है और केवल सी सही है, या फिर बी और सी दोनों ही सही हैं, इसने पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नैतिक दबाव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नैतिक दबाव। देखेंगे CRR और SLR क्या होता है। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। CRR के तहत क्या होता है, इसमें बैंकों को अपने कुल जमा का 4% RBI के पास रखना होता है। इस पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देती, ये होता है CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, इसमें यानी कि कुछ पैसे को आरक्षित कर दिया जाता है RBI के द्वारा। इसके अलावा SLR क्या होता है? SLR का फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ये होता है SLR। यानी कुछ भी होगा लेकिन इस 18% का पैसा जो है वो खर्च नहीं होगा, ये होता है SLR। तो CRR क्या होता है? बैंकों को अपने कुल जमा का 4% पैसा RBI के पास रखना होता है, और SLR में बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास ही रखना पड़ता है। SLR में अपने पास पैसा रखना पड़ता है, CRR में RBI के पास पैसा रखना पड़ता है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है? ऑप्शन ए 20.5%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 21.8%, या फिर ऑप्शन डी 28%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21.8%। देखिए, अपरिष्कृत जन्म दर होता क्या है पहले ये देखेंगे थोड़ा सा अपरिष्कृत जन्म दर के बारे में डिटेल में। देखो, 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है अपरिष्कृत जन्म दर। उदाहरण के रूप में देखेंगे, माना कि शहर में 1000 लोगों में 20 बच्चों ने जन्म लिया, तो अपरिष्कृत जन्म दर 20 प्रति 1000 हो जाएगा। अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो उसका 2% हो जाएगा। ठीक है, तो अपरिष्कृत जन्म दर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अपरिष्कृत जन्म दर क्या होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है?
क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदलती है। ऑप्शन बी, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे दुर्बल होता है। ऑप्शन सी, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है। या फिर ऑप्शन डी, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। देखिए उसने हमसे पूछा है उदासीन बिंदु कौन सा होता है। उदासीन का मतलब तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल उदासीन ही है, जीरो है। तो इसका ऑप्शन का इसका सही जवाब हो जाएगा वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन बी3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर आंतीय मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं। यानी कि इसने पूछा है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा होने वाला रोग है। ऑप्शन ए एनीमिया, रक्ताल्पता। ऑप्शन बी पेलाग्रा। ऑप्शन सी बेरी या फिर ऑप्शन डी स्कर्वी। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। देखेंगे कुछ रोग जैसे कि रक्ताल्पता, एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। अच्छा, बेरी विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। जनन क्षमता प्रभावित होना विटामिन ए की कमी से प्रभावित होती है जनन क्षमता। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना, यानी कि हीमोफीलिया विटामिन के की कमी से होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1894 में विलियम रेमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड रेले। ऑप्शन बी हर्मन स्टर्निंगर। ऑप्शन सी ग्लेन सीबोर्ग। या फिर ऑप्शन डी हेरोल्ड ओरे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले ने आर्गन की खोज की थी। तो लॉर्ड रेले को आर्गन की खोज के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं से मतलब हो गया जो चीज सरकारी होती है या फिर जो पब्लिक होती है, जिसको हर व्यक्ति यूज कर सकता है फ्री में, वो होती है सार्वजनिक वस्तुएं। ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू इट्स कंजप्शन। इसके उपभोग पर अपवर्जिता का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन बी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा एक स्पष्ट कड़ी होती है। उत्पादक और उपभोक्ता, मेरे भाई ये सार्वजनिक वस्तु के बारे में बात करिए, इसमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में भुगतान प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती। इसका ये तो गलत ही हो जाएगा। जहाँ सार्वजनिक वस्तु होती है वहाँ भुगतान प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक की जो वस्तुएं होती हैं, जो पब्लिक चीज होती है, जो सरकारी चीजें होती हैं, वो जनता की होती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे। इसका उपभोग प्रतिद्वंद्वात्मक प्रकृति का होता है। इसका उपभोग प्रतिद्वंद्वात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि इसमें कोई दुश्मनी वगैरह होती है इसके उपयोग करने में? बिल्कुल नहीं होती है भैया। ऑप्शन डी देखेंगे। इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। सार्वजनिक वस्तुओं में मुफ्तखोरी की बहुत ज्यादा संभावना होती है, यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है वो मुफ्त बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, और इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं आयुष्मान भारत जैसे योजना के प्रयास? तो इसने हमसे पूछा है। अच्छा, आयुष्मान भारत में क्या होता है? आयुष्मान भारत में लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। जब आयुष्मान कार्ड बना लिया जाता है तो मुफ्त इलाज होता है लोगों का। तो ये किसके तहत आता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, ये देखेंगे। ऑप्शन ए आर्टिकल 48। ऑप्शन बी आर्टिकल 46। ऑप्शन सी आर्टिकल 47। या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 45। देखिए ये आयुष्मान भारत जैसी योजना है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे आर्टिकल 48 क्या है। देखिए आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। ये आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 46 में क्या है? आर्टिकल 46 में SC ST व OBC को आरक्षण आर्टिकल 46 में है। और इसके अलावा आर्टिकल 47 को देखेंगे। देखिए आर्टिकल 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये आर्टिकल 47 में है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करना ये सरकार का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 47 कहता है।
शराब और नशीली दवाओं पर रोक, सरकार रोक लगाएगी, ये भी आर्टिकल 47 कहता है। आइए देखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके तहत जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनमें उनके कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, यह आर्टिकल 45 कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है ऑप्शन बी 12 यार्ड्स, यानी कि 12 यार्ड्स यानी कि 12 गज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? इनमें से कौन एक शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी वसुंधरा दोरास्वामी, ऑप्शन सी श्रेया घोषाल, या फिर ऑप्शन डी शोभना नारायण। तो जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नहीं है, श्रेया घोषाल शास्त्रीय नृत्य की नहीं है, बल्कि ये सिंगर है। आइए देखते हैं मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य की तो है, ये किस नृत्य से संबंधित है इसे देख लेंगे। ये संबंधित है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई कौन है? मल्लिका साराभाई ये विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की पुत्री है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। वसुंधरा दोरास्वामी। वसुंधरा दोरास्वामी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है वसुंधरा दोरास्वामी। और शोभना नारायण किससे संबंधित है? शोभना नारायण संबंधित है कथक से। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको आज हमारा कंटेंट और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।